कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर एक पोस्ट की थी कि रेगिस्तान के एक छोटे से गांव से निकलने वाले फ्लाइंग ऑफिसर बन गए हैं। तो किस तरीके से उनकी कहानी है, सबसे पहले मैं उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी देना चाहता हूं कि किस तरीके से कहाँ के गांव के हैं। उनका नाम है गणेश परमार नाम है, जो कि बाड़मेर जिला मुख्यालय से महज 20-25 किलोमीटर दूर कवास के रहने वाले हैं। तो किस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, कहां पर की, इन सब बातों को हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। दूसरे फ्रेम में खुद फ्लाइंग ऑफिसर है, जो कि कल इनका गांव में जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ था। तो उसके बाद में हमें भी ये लगा कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष करके, क्योंकि आमतौर पर ऐसा बेहद कम होता है कि गांव के अंदर इस तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद में फ्लाइंग ऑफिसर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम तो है ही, इस बात को नो डाउट। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू किस वेरी तरीके मच। से आप में आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई, आपकी पढ़ाई कहाँ स्टार्ट हुई, परिवार में कौन लोग हैं? तो मेरा पहला सवाल है कि किस तरीके से कल का स्वागत कैसा रहा, सबसे पहले तो सर। कल का स्वागत का दिनेश जी क्या बोलूं, मतलब कि एक मेमोरेबल डे बोल सकते हैं कि जिस गांव से मैं आता हूं, बिलोंग करता हूं, जहां बचपन की गलियों में खेले हैं, उसी गलियों को दूसरी दृष्टि से देखना, दूसरे नजरिए से देखना। वो सारे लोग जो मेरे आइडल रहे हैं वहाँ पे, वो सारे गुरुजन जिनसे मैंने सीखा है, उनके द्वारा माला अर्पण करवाना तो एक अलग एक्सपीरियंस था। खैर, तो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सर, तो जब आप कल पहुंचे तो गांव वालों में कैसा एक्साइटमेंट था? मतलब एक उनके बीच का एक लड़का जब इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचता है, उसके बाद में गांव में लौटता है, तो एक किस तरीके से अपनापन देखने को मिला सर? अपनापन तो चाहे मैं फ्लाइंग ऑफिसर बना ना बना उससे पहले भी था, लेकिन उतना उतना उजागर नहीं हो पाया चीजें, जितनी मैं पिछले कुछ दिन से फेसबुक पे पोस्ट पे और व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ कि कितना प्यार है गांव वालों का मेरे प्रति। और मैं चाहूंगा कि मैं कुछ अपने समाज को रिटर्न में दूं कि मेरे वहां से निकल जाने से, ऑफिसर बनना जाने से बात नहीं चलेगी, जब तक कि मैं अपनी सोसाइटी से, अपने कवा से, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से कुछ और लोग वहां से ना निकले ऑफिसर की पोस्ट पे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काफी सारे लोग मिले मेरे को वहाँ पे। मैं ननियाल गया, मेरे मामा जी के वहाँ कवास चौराहे पे गया, वहां भी लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गई। इतना प्यार मोहब्बत है, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा। सर, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू हुई, किन हालातों में हुई, परिवार में किस तरीके से उस वक्त माहौल था, और आपने ये मुकाम किस तरीके से हासिल किया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि आप कहाँ पढ़े लिखे, आपके परिवार में आपको किस तरीके से सपोर्ट किया, इन सब बातों के बारे में। अब मैं अपना बेसिक बताऊं तो प्रॉपरली मैं कवास गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी बाबूलाल जी एक टीचर है, जो शुरू में इधर बालोतरा के पास पोस्टिंग थे। मेरे दादाजी मूलाराम जी की वहाँ ग्रोसरी की शॉप थी, तो शॉप पे मैं जाता था बचपन में। वहीं पे कुछ सपने तो कुछ थे ही नहीं, बस टाइम पास, पढ़ाई कर रहे हैं, चलता रहेगा, जीवन में क्या होना है कुछ भी आइडिया नहीं था। तो उसी समय वहाँ पे वो ग्रामीण लोग उच्च प्राथमिक विद्यालय थी देवाराम जी की, वो पढ़ाते थे, हमें चीजें बताते थे। उसके साथ ही पापा जी की पोस्टिंग बालोतरा के पास ही, पापा ने बोला बेहतर है कि बालोतरा में शिक्षा वगैरह थोड़ी अच्छी मिलेगी, तो बालोतरा में सेटल हो जाते हैं। तो कवास गांव में फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक पढ़ाई करी। मेरे चाचा जी मनोहर लाल जी अभी भी वहीं कवास में अपनी केन कंपनी में स्टोर कीपर के पद पे तैनात है। और भी वहाँ काफी मेरे एंसेस्ट्रल होम वहाँ पे है, सारे के सारे ताऊ जी वगैरह वहीं रहते हैं। बट मैं और मेरे परिवार वाले, पापा हमको यहाँ लेके आगे बालोतरा। तो शुरू की स्कूलिंग तो स्कूल में ही हुई है, जो हमारे स्कूल की, जो कवास की स्कूल है वहाँ पे। उसके बाद जब यहाँ पे आए तो 10th तो एक प्रोफेसर ऋषिनाथ आर्य बाल विद्या मंदिर है बालोतरा, वहां से करी। उसके बाद बालोतरा की गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसको बालोतरा हाई स्कूल बोलते हैं, वहां से +2 किया। तो शुरू से फर्स्ट से लेके +2 तक सारा हिंदी मीडियम ही था। उसके बाद पता चला कि जोधपुर जाना है, पढ़ना है। उतनी कोई चाहत नहीं थी कि ऑफिसर बनेंगे, क्या करेंगे, बस ये था कि कुछ जीवन में करना है, कि लोगों से प्रेरणा ले लेके थोड़ा थोड़ा करके जोधपुर पहुंचे। वहां पे बीसीए कर रहा था मैं, लक्की इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है जोधपुर में, वहां पे कमला नगर में। वहां से उसी दौरान एयरफोर्स के फॉर्म्स आते थे, वो भरते थे। जो हर एक जो अभी इंटरव्यू देख रहा है वो सारों लोगों को बता दूं, जो जो लोग फॉर्म्स भर रहे हैं, वैसे मैं भी फॉर्म भरा करता था, सारी चीजों के, रेलवे के, बैंक्स के। तो 2009-10 की बात है, उस समय बैंक्स के एग्जाम देने गुजरात जाते थे, कि सोचते थे गुजरात में कंपटीशन कम है वहां पे, तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तभी उसी दौरान एयरफोर्स का फॉर्म आया, एयरफोर्स का फॉर्म भरा। तो उसी दौरान बैंक में भी हो गया था, एयरफोर्स में भी हो गया था। फिर पापा ने एडवाइस किया कि बेटर है कि आप एयरफोर्स में रहे, उसमें पदोन्नति के अच्छे चांस भी है, आपने बीसीए किया है तो वहाँ पे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने एयरफोर्स में एज एयरमैन ज्वाइन किया था 2011 में। इस बात को 9 साल हो चुके हैं। जब एज एयरमैन ज्वाइन किया तो पता चला कि कुछ एसएसबी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, जिसके थ्रू आप ऑफिसर के पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने कहा चलो बेहतर है कि अब यहाँ एयरफोर्स में आए गए तो कुछ प्रोग्रेस की बात करी जाए।
तो पिछले मैं 9 साल से इस एग्जाम के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज गणेश आपके सामने आ गया तो कल ही वो एग्जाम दे के आज आपके सामने आ गया। उसके पीछे बहुत लंबा सफर है, जो मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई फेल हो रहा है तो मैं अपना फेलियर के बारे में बता दूं। ये मेरा 13वां इंटरव्यू था, मैं 12 बार इंटरव्यू में मुझे नहीं लिया गया। उन्हें लगा कि मेरे अंदर ओ, काबिलियत नहीं है कि मैं लीड कर पाऊँ ट्रूप्स को। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं आ रही। बस वही अपने जो है थार की मिट्टी का कमाल है, कुछ भी कह दीजिए। तो लगे रहे बस, और खुद के अंदर परिवर्तन करते रहे। चीजें जैसे रिक्वायरमेंट लगी, इंटरव्यू में जाते थे जब वहां पे, तो लगता था बहुत सारी चीजों पे हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं मेरा बताऊं तो शुरू से हिंदी माध्यम से था, इंग्लिश में वहाँ इंटरव्यूज होते हैं, सारे कुछ सारा प्रोसेस इंग्लिश में होता है। मतलब वहाँ पे अपने आप में बहुत टीम बड़ा चैलेंज भी होगा सर के, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से थे और एयरफोर्स में जाना और सारा इंग्लिश में होना, क्योंकि गांव में इतनी इंग्लिश होती नहीं है। एग्जैक्टली अपने वहाँ तो थर्ड या फोर्थ क्लास से ABCD सिखाई जाती है बच्चों को, अभी भी कुछ स्कूल्स में ऐसा ही है। लेकिन ऐसा उतना टफ नहीं थी चीजें। एक्चुअली इंग्लिश का भी अपना एक हुआ सा बना दिया गया, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर 6-7 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, चीजें करेंगे, तो चीजें बहुत आसान है। तो मैंने वही किया, फिर इंग्लिश पे काम किया, कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया अपने। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश मूवीज देखना है सबटाइटल के साथ। उन सब चीजों से धीरे धीरे चीजें आसान होती गई। उससे ये हुआ कि इंटरव्यू में जब चीजें बतानी पड़ती थी तो पहले वर्ड्स नहीं मिल पाते थे, कि चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। आई इंटरव्यू अफसर कुछ पूछ रहा है मेरे से, मैं बताना चाह रहा हूँ उसको, लेकिन शब्द नहीं होते थे इंग्लिश के मेरे पास। उससे वोके वगैरह अच्छी हुई मेरी। उसके बाद फिर फिजिकल फिटनेस पे काम किया। मैं पोस्टिंग रहा हूँ कुछ दिल्ली वगैरह ऐसे एरियाज में, तो मैराथन्स वगैरह में पार्ट लिया, दौड़ भाग शुरू करी, थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे काम किया। तो धीरे धीरे जो कमियां लगी उस पर काम किया, तो फाइनली उनको लगा असेसर्स को कि अभी लड़का ठीक है, इसको मतलब कि रिकमेंडेड किया जा सकता है ऑफिसर बनाने के लिए। तो 12 इंटरव्यू हो गए थे सर, 12 में आप मतलब पास नहीं हो पाए, तो आमतौर पर तो जितने भी यंगस्टर्स होते हैं वो तो 3 4 5 इंटरव्यू में ही हिम्मत हार देते हैं, बोले यार अब तो नहीं होने वाला है। तो आपके मन में ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार अब नहीं होने वाला, अब छोड़ो यार, इतना 13 इंटरव्यू कोई देता है क्या? अरे उसमें तो सर ऐसा है कि मेरे चाचा जी मेरे पापा जी मुझे एक ही बात बोलते थे, चाचा जी मनोहर लाल जी पापा जी। मैं जब भी फेल होके आता हूँ 2-3 अटेम्प्ट तक तो जोश जोश में जाते थे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 3-4 अटेम्प्ट बाद थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन डाउन होने लगता है। तो पापा बोलते हो सकता है बेटा तुम्हारे पास है ना बंच ऑफ कीज है, चाबी के बहुत सारे गुच्छे हैं, उसमें बहुत सारी चाबी है, तो तुम कोशिश करते रहो, क्या पता लास्ट वाली चाबी से ताला खुल जाए तुम्हारा। तो जब भी मैं इंटरव्यू दे के आता हूँ, पापा और चाचा की यही बात है बस माइंड में चलती थी। तो हर बार बस वही फिर से राइट डाउन करते थे, क्या क्या कमियां रही इस बार, चलो इस बार अच्छे से कुछ कमियां जो उसको लिख के लेके जाता था, फिर उस पर काम करता था। आईयू ने कुछ क्वेश्चंस पूछे मेरे से, मैं उसका अच्छे से आंसर नहीं कर पाया, तो फिर उसको ढंग से आंसर को फ्रेम करता था, जो कमियां थी उसको उस पर काम करता था। तो धीरे धीरे मोटिवेशन मिलता था। उसके अलावा जो अपना सराउंडिंग है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा रोल है। मेरे जो एयरफोर्स में कलीग थे वो भी बोलते थे, मोटिवेट करते थे कि गणेश तू कर ले, तेरा हो जाएगा, तेरे अंदर काबिलियत है, तू कर ले। तो चारों तरफ मोटिवेशन ने जो है उस फेलियर को दबा दिया, और मैं लगातार प्रयत्न करता रहा। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि अपने आप में कितना गर्व होता है। आप पहले तो आप उस बॉर्डर से आते हैं जहां पर पाकिस्तान है, उसी इलाके से आते हैं, उसके बाद में देश की इतनी बड़ी सेना के लिए काम करना अपने आप में कितना प्राउड फील होता है। उसमें तो कोई दोहराए नहीं, कोई दोहराए नहीं। मैं अगर घर से बाहर निकलूं या मैं देश के किसी भी कोने जाऊं, जब मैं कहूं मैं कि भारतीय सेना का हिस्सा हूं, तो मुझे खुद को गर्व होता है। ऊपर से जब मैं देखूं अपने कवास और बाड़मेर के बीच उत्तरला एयरफोर्स स्टेशन है, बचपन से MiG-21 बाइसन्स वहां पे दे आर रोरिंग लाइक एनीथिंग, है ना, उड़ते रहते हैं। तो बचपन में उतना आइडिया नहीं था क्या हो रहा है, फिर अब उनका सिग्निफिकेंस समझ में आता है कि वो यूनिट वहां पे क्यों है, वो बेस वहां पे क्यों है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो बहुत गर्व फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है मेरे को, मेरी जॉब पे, मेरी सर्विस पे और मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे। अभी सर कहाँ पोस्टिंग मिलेगी और किस तरीके से ट्रेनिंग व्रेनिंग होगी, ये क्या कुछ होने वाला आगे? अ, मेरे 1 साल की ट्रेनिंग हो चुकी है। उस 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ही कमीशनिंग मिली मेरे को। मैं मेट ब्रांच में हूँ। मेट ब्रांच में नॉर्मली काम रहता है कि ऑपरेशन जब भी फ्लाइंग के होंगे तो आपको वेदर का पूरा सारा कुछ देखना है, कि जब फ्लाइंग हो रहे थे किस तरीके का वेदर रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह एयरक्राफ्ट जा रहे हैं तो क्या क्या वेदर उसको फेस करना पड़ेगा पायलट्स को बीच में, उसके बारे में उनको गाइड करना है। तो वो सारी ट्रेनिंग हो चुकी है। अभी कोई एडवांस ट्रेनिंग होनी है कोयम्बटूर में, वो 3 महीने की चलेगी। उसके बाद आई विल बी पोस्टेड देयर इन पुणे। अच्छा सर, एक चीज बताइए, सर, आप इतनी बड़ी मुकाम पे हासिल किए, तो आपको क्या लगता है कि हम हमारे इन इलाकों में युवाओं में किस चीज की कमी है जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते, खास तौर से ग्रामीण इलाकों के? उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, किस तरीके से उनको आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहेंगे?
मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे गांव में लोग सफल नहीं होते, बस थोड़ी कमी रहती गाइडेंस की। हमारे यहाँ क्या है, लोगों का यस। एक वही पकड़ रखा है कि टीचर बनना है, पटवारी बनना है, ग्राम सेवक बनना है, फौज में जाना है, बस सिपाही तक। थोड़े सपने बड़े देखने चाहिए हमारे यहाँ के लोगों को कि इसके बाहर भी दुनिया है, इससे बेहतर दुनिया है। नहीं तो बहुत बार मैंने ये देखा है कि कोई लेक्चरर है, कोई स्कूल टीचर है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वहीं 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 उसी एरिया में रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता बाहर और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज उनका वेट कर रही है, जिसके थ्रू वो देश की और सेवा कर सकते हैं डायरेक्टली। तो बस थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए, वही मेरा प्लान है। अगली बार मैं जब लीव आऊंगा तो मेरा प्लान रहेगा कि बाड़मेर उस क्षेत्र से जो एनडीए वगैरह के लिए बच्चों को मैं गाइड करूँ। कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा स्पार्क जगाना है बच्चों में कि आप कर सकते हैं, और बस थोड़ा गाइड करने से वो भी कोशिश करेंगे तो वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं। उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। सर, जब आपका सिलेक्शन हुआ इसके लिए तो आपने घर वालों को बताया, तो पहला रिएक्शन कैसा था घर वालों का? रिएक्शन का तो सर, मैं अगर आपको सही चीज बताऊं, तो जब 12 इंटरव्यू में फेल हुआ था, तो मैं जब भी 5 इंटरव्यू बाद जाता था, घर पे बताते नहीं था मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। आई विल बी लाइक कि आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस और समवेयर, की घूमने फिरने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला नहीं था पापा को कि आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू। जब सिलेक्शन हो गया तो पापा को बोला कि मैं इंटरव्यू के लिए आया था, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो पापा लाइक, ओ अच्छी बात है, दे आर वेरी हैप्पी। ऑन द फोन आई कैन फेल दोज वर्ड्स कि चलो तुम्हारी मेहनत सफल हुई। वाइफ वाज आल्सो वेरी हैप्पी, वाइफ भी आरएस की प्रिपरेशन कर रही, शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी, चलो अच्छा है। वो भी संघर्ष में साथ रही, उसने देखा है संघर्ष मेरा। तो खुश तो है ही है सारे, और बाकी तो हम अपने आस पड़ोस के लोगों की खुशी भी देख ही सकते हैं। दे ऑल वर वेरी हैप्पी। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आप जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे गांव के अंदर, उस वक्त क्या हालात होते थे, उसके बारे में बताइए। किस तरीके से वहां उस वक्त आपकी लाइफ थी? कोई ऐसा किस्सा हो जो आपको बहुत याद हो, क्या इस किस्से ने ठोकर खा ली और उसके बाद आपको लगा कि नहीं मुझे कुछ करना, ऐसा कोई इंसिडेंट? ऐसा इंसिडेंट मैं एक बताता हूँ। मेरी 10th में 50% है, ठीक है, 50%। कोई मैं मेरिट का अच्छा। 90% वाला स्टूडेंट नहीं हूँ। पहली चीज, बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप 80-90 लाओगे तभी जीवन में सफल हो सकते हैं। 10th में मेरे 63 है, फिर ग्रेजुअली बढ़ते गए, मैंने बीसीए किया, फिर एमसीए किया, उसमें 73 है। तो उन सब बच्चों को, उन सब एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा कि जो आपके प्रतिशत है वो सिर्फ एक लिमिट तक ही आपके जीवन में महत्वता रखते हैं। उसके बाद आप जीवन में क्या चाहते हैं उसकी महत्वता ज्यादा बढ़ जाती है। आप जब ठान लें कि मुझे करना है जीवन में, तो आप उसी समय से शुरुआत कर लीजिए अपनी तैयारी की, तो आपके पीछे सारी गलतियां पीछे हट जाएगी। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं, तो मैं मैथ्स में उतना अच्छा नहीं था, मुझे मैथ्स से हमेशा डर लगता था। अभी भी थोड़ा थोड़ा डर ओ। लगता है मैथ्स से, कैलकुलेशन इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले ली 10th 12th में। फिर बीसीए ले ली, चलो बीसीए में मैथ्स नहीं रहेगा, फिर भी बीसीए में मैथ्स आया, फिर पता चला कि मैथ्स से पीछे छूटेगा नहीं। तो फिर कॉलेज में अच्छे से मतलब कोचिंग ली और अच्छे से मेहनत करी, तो मैथ्स में भी 80-80% बनने लगे, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसके अलावा घर के हालात ऐसे रहते थे, पापा टीचर थे, तो पापा, बड़ा भाई भी उसमें पढ़ाई कर रहा था, अभी तो भाई बैंक में ऑफिसर है बालोतरा में यहाँ पे। तो उस समय पापा, छोटी बहन, मैं पढ़ रहा हूँ, सब पढ़ रहे, पापा इज ऑल्सो मिडिल टीचर थे, तो सोर्सेज वर वेरी लिमिटेड। काम ज्यादा है, सोर्सेज कम है, तो पापा इज लाइक, आई विल गिव 2,000 रुपीज पर मंथ, एंड इट इज योर विश, आइदर यू डू पार्टी और यू स्पेंड द मनी ऑन योर ऑब्लिगेशन देयर। मैं तुझे 2,000 रुपये दूंगा, तेरे को जैसे खर्च करना होगा। तो उन सब चीजों ने और इंस्पायर किया कि पैसे चाहिए और नहीं चलेगा काम ऐसे, जीवन में सफल होना पड़ेगा। अगर मुझे अभी भी लगता है पापा अगर 4-4 5-5 हजार रुपये मुझे उस समय दे देते, तो आराम से मूवी देखने जाते, थिएटर थिएटर जाते। उन सब चीजों ने और मोटिवेट किया। रात को नींद नहीं आती थी, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सबको बोल दूं, रात को नींद नहीं आती। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो गलत नहीं हो रहा है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, आप 10 बजे सोते हैं, फिर 12 बजे आप फिर से उठते हैं, फिर थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, फिर 1 घंटा पढ़ते फिर सोते हैं, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वैसा होने लगा। फिर मैं जो होम ट्यूटर जाता था पढ़ाने के लिए जोधपुर में किसी घर पे, वहां से 2-3 हजार रुपये मिलते थे, चलो उससे चलो काम चलने लगता था थोड़ा बहुत। तो संघर्ष तो रहा है जीवन में, किसके जीवन में संघर्ष नहीं होता है। मानना मेरा ये है कि संघर्ष रहे उसको पॉजिटिव वे में लीजिए आप, है ना, उसमें कुछ अच्छी चीज छुपी है, उस वे में लीजिए, और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उस वे में लीजिए। तो ये सब चीजें थी। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आमतौर पर अभी लोगों की ये धारणा हो गई है कि गांव में जो स्कूल्स होते हैं उसमें पढ़ाई नहीं होती है, सब प्राइवेट स्कूल के पीछे भागते हैं, तो ऐसा है क्या? क्या लगता है? मेरा ये मानना है कि स्कूल उतने ज्यादा मैटर नहीं करते। हाँ, थोड़ी गाइडेंस मिलती है, चाहे सरकारी स्कूल हो। हमारे गाँव मरुस्थल का तो और राजस्थान का तो एक बहुत बड़े रिकॉर्ड है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर बने उसमें ज्यादातर तो प्राइवेट स्कूल से पढ़े, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े। प्राइवेट्स के तो अभी ये सब शुरू हुई चीजें, बाड़मेर में देख लो, अभी ये बड़ी बड़ी स्कूल्स की जो फ्रेंचाइजीज खुल रही हो तो अभी से शुरू हुई है। देखना ये होगा कि 5-10 साल के बाद कहाँ तक पहुंच पाती हो। तो मेरा ये मानना है कि किसी के अंदर खुद कुछ करने की
होनी चाहिए अंदर की, मुझे कुछ करना है। उसके आगे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल कुछ मैटर नहीं करता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सफल होते देखा है जो शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, वो आईएएस ऑफिसर है। हमारे गांव से ही ले लो, सांगाराम जी जांगीर जो है एक्स आईपीएस हमारे कवास से, वो तो सबके प्रेरणा स्रोत रहे, वो कौन से प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं। और ऐसे ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो अभी भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कितने चीजों को अच्छे से कर पाते हैं और कब से आपने अच्छे से तैयारी शुरू करी। बिल्कुल उतना मैटर नहीं करता प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का। सर नेक्स्ट गोल क्या है, अगला ड्रीम? नेक्स्ट गोल अभी कुछ सोचा नहीं। नेक्स्ट गोल मेरा ये है कि मुझे मेरे समाज ने, मेरे लोगों ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको गाइड करूँ, कुछ ऐसा प्रदान करूँ कि मैं थोड़ा सा जो ऋण मेरे ऊपर चढ़े हैं उनको थोड़ा कम कर पाऊँ। तो अगली लीव आऊंगा तो प्लान करूंगा बाड़मेर में, यहाँ वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा गाइड करूँ। यहाँ से एक चैन बन जाए एक बार थोड़ी सी, कि एनडीए वगैरह, नेशनल डिफेंस एकेडमी वगैरह में बच्चे जाएं, तो एक चैन बन जाएगी, तो फिर वो कहानी सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा गोल यही रहेगा कि अपने क्षेत्र से लोगों को और आगे निकालो इसी क्षेत्र में। शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, और हम ये जो आप चाहते हैं, आपकी जो ड्रीम है कि यहाँ के लोगों को भी अब आगे बढ़ाया जाए, उसी के लिए हम भी आपके कुछ काम आए, तो आगे जरूर काम आएंगे। तो थैंक ये यू सर। रमेश परमार की स्टोरी थी कि किस तरीके से कभी संघर्ष हमेशा जारी रखा, चाहे वो 12 इंटरव्यू में फेल होने के बाद में 13वां इंटरव्यू भी देना पड़ा। किस तरीके से संघर्ष होता है, उसके बाद में जब मुकाम हासिल होता है तो अपने आप में बहुत खुशी होती है। खुशी उन लोगों से ज्यादा होती है जहां लोग रहते हैं, गांव के लोग हो या बाड़मेर के लोग हो या राजस्थान के लोग हो, उनको आप पर बहुत